नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है चीन, इस्लामाबाद ने कर दिया मना। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन का कपड़ा बाजार हुआ ध्वस्त, भारत ने रिकॉर्ड 44 अरब डॉलर का किया निर्यात। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, 31 अगस्त तक तैयार हो जाएगा मतदाता सूची का मसौदा। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू और कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5 लाख युवाओं को तोहफा देने जा रही योगी सरकार, जल्द मिलेगी फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है चीन, इस्लामाबाद ने कर दिया मना। चीन ने पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा कंपनी बनाने की अपील की थी, जिसे शहबाज सरकार ने नकार दिया है और पाकिस्तानी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने बीजिंग से साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में किसी दूसरे देश को सुरक्षा कंपनी खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीनी रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कंपनी खोलने की अपील पाकिस्तान सरकार से की थी। आपको बता दें कि रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद के चीन दौरे पर चीन ने बलूचिस्तान में सैन्य चौकियों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीनी अधिकारियों ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाकिस्तान में उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई है। चीन बलूचिस्तान में विशेष रूप से ग्वादर में सैन्य चौकी चाहता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन का कपड़ा बाजार ध्वस्त, भारत ने किया रिकॉर्ड 44 अरब डॉलर का निर्यात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका लगा है और भारत ने यहां पर बाजी मारी है और भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 6ठा स्थान है। यहां पर बाजी चीन ने मारी हुई थी, लेकिन भारत ने वैश्विक बाजार को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव किया और उसका नतीजा हमारे सामने है। टेक्सटाइल निर्यात 44.4 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की संख्या अच्छी खासी है। वहीं पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 की तुलना करें तो की तुलना में 41% का इजाफा किया गया है। और टेक्सटाइल मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे अधिक टेक्सटाइल निर्यात अमेरिका को होता था, जो भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात का 27% है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी आ रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने समीक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी को विधानसभा क्षेत्रों की नई सीमाओं का नक्शा तैयार करने का निर्देश दिया। केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना जरूरी है। मतदाता सूची में सुधार के लिए अधिकारियों ने नियुक्ति के लिए भी निर्देश जारी कर दिए। मतदान केंद्रों का सत्यापन 25 जुलाई तक कर दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू व कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरवार को जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इस प्रदेश में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। सैन्य सूत्रों के अनुसार सैन्य अधिकारियों से बातचीत करने के बाद रक्षा मंत्री बारामूला के लिए रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री विभिन्न अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और देश की रक्षा में तैनात सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और सेना के वरिष्ठ कमांडर उन्हें भीतरी इलाके और नियंत्रण रेखा में समग्र सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 लाख युवाओं को तोहफा देना जारी है। योगी सरकार जल्द ही 5 लाख युवाओं को खुशखबरी देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा को तकनीक से जोड़ने के लिए योगी सरकार युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश में 2021-22 में 31 मार्च तक 12,31,983 डिवाइसों की आपूर्ति की गई थी और इसके अलावा शेष 5,38,017 टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति अगले 2 महीने में करने के निर्देश दिए गए हैं। इन टैबलेट और स्मार्टफोन को युवाओं में मुफ्त वितरित की जाएगी। आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार युवा सालों में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का टारगेट है। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए योगी सरकार ने बीच की गई थी आपूर्ति
आपूर्ति करने वाली संस्था ने 7,02,000 टैबलेट ही, लेकिन 31 मार्च 2022 तक कुल 12,31,983 डिवाइस ही आपूर्ति हो। एक मजबूत, एकजुट, समृद्ध आसियान का समर्थन करता है, जिसके हिंद प्रशांत में केंद्रीयता को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। जयशंकर ने 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। चीन को सबक सिखाने के लिए अगले महीने होने जा रही है बड़ी पहल, लीड रोल में रहे भारत। जी हां दोस्तों, अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पर दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहे विस्तारवादी चीन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। क्वाड के गठन के बाद अब भारत और अमेरिका मिलकर वेस्ट एशिया क्वाड को मजबूत करने जा रहे हैं और इन दोनों के साथ इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात इस पहल में शामिल है। ये चारों देश मिलकर ड्रैगन को घेरने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। अमेरिका ने मंगलवार को बयान जारी करके कहा कि यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने 13 से 16 जुलाई तक पश्चिम एशिया के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे में वो संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जिद्दा, सऊदी अरब और इजराइल का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में वो पश्चिम एशिया के करीब 1 दर्जन नेताओं को भी उनसे भी मुलाकात करेंगे। इजराइल पहुंचने पर जो बाइडेन वेस्ट एशिया क्वाड के लिए बड़ी पहल करेंगे। वो वर्चुअल सम्मेलन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ बात करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर 61 संवेदनशील स्थल चिन्हित, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दिए गए निर्देश। जी हां दोस्तों, बीते जुमे की नमाज के बाद टीले वाली मस्जिद पर हुई धार्मिक नारेबाजी और हंगामे के बाद आगामी जुमे को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी और पुराने लखनऊ की पुलिस टीम ने 61 संवेदनशील स्थल चिन्हित कर लिए हैं और इसके अलावा 70 मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर अधिक भीड़ होती है, वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुराने लखनऊ में कुल 550 मस्जिदें हैं और इसको लेकर पुराने शहर को 37 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर के लिए एक पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी को नियुक्त किया गया है और इन सभी स्थानों पर अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तैनात रहेगा। एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कराई जा रही है और मकानों की छतों पर रखी ईंट और बोतल की निगरानी की जा रही है। जहां पर ईंट आदि दिख रही है उन मकान के मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्रालय का अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और असम राइफल्स की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद बिहार में युवाओं के आंदोलन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में युवाओं को राहत देने वाली घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष अग्निपथ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों को 4 साल पूरे करने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना में प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। साथ ही इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। मंगलवार को सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया को परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की घोषणा की थी और इसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने पर इनमें से 25% को सेना में आगे की सेवा के लिए रख लिया जाएगा, जबकि बाकियों को बाहर रोजगार तलाशना होगा। वैसे अभी ये शुरुआती चरण में है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार बाकी प्रशिक्षित अग्निवीरों को भी अर्धसैनिक बलों या अन्य सुरक्षा संबंधी संगठनों में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने का प्रयास करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी 18 को वडोदरा में करेंगे मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ, पावागढ़ भी जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ करेंगे। गुजरात सरकार ने महिला की गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य की सभी आदिवासी बहुल तहसीलों में पोषण सुधा योजना
को लॉन्च कर आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी सुबह 9:15 पर पावागढ़ पहुंचकर महाकाली ममता जी के दर्शन करेंगे और इसके बाद यहीं पर 11:30 बजे विरासत वन की मुलाकात लेंगे और बाद में वडोदरा के लिए रवाना हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंसा रोकने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अब हिंसा ना फैले इसके लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने ब्रिटेन की तरह दंगा रोकने की योजना बनाई है। इसको लेकर यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ब्रिटिश हाई कमिश्नर एयरवेज हेलीकॉप्टर के डेलीगेशन गृह विभाग को अपना ब्लूप्रिंट दिखाया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक यूपी में दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को इसकी जरूरत है। इसके साथ ही पर्यटन, आपदा और मेडिकल सेवाओं के लिए भी हेलीकॉप्टर अब सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। पुलिस के द्वारा दंगा पर नियंत्रण करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और हेलीकॉप्टर के प्रयोग का प्रस्ताव बनाया गया है। अचानक होने वाले दंगों में हेलीकॉप्टर से नजर भी रखी जाएगी और इसके साथ ही नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई की हेलीकॉप्टर से जांच की जा सकेगी। और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक मल्टी यूज हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया जाएगा। साथ ही बड़े मेलों या कावड़ यात्रा के दौरान यातायात मैनेजमेंट में भी हेलीकॉप्टर का प्रयोग होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। दिल्ली में 1300 से ज्यादा तो महाराष्ट्र में मिले करीब 4000 नए मरीज। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1375 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 4000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण के कुल 1375 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 7.01% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3643 हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब शिक्षा बोर्ड से केसीसीबी तक निकलेगा पीएम मोदी का रोड शो, सुरक्षा एजेंसियां चौकस। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा। रोड शो में उपस्थित दर्ज कराने के लिए कार्यकर्ताओं का आना सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं अब रोड शो के रूट को भी बदला गया है। अब रोड शो केसीसीबी से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से शुरू होगा और केसीसीबी चौक पर आकर समाप्त होगा। रोड शो आयोजन समिति के प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो सुबह 11 बजे स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से शुरू होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन गुजरात के लिए भाजपा ने रखा है 152 का टारगेट, क्या तोड़ पाएगी 1985 में बना कांग्रेस का रिकॉर्ड? इसको लेकर हो रहा है सर्वे। जहां दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में 152 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहती है। बीजेपी राज्य में आंतरिक सर्वेक्षण कर रही है और लोगों से सीधे फीडबैक ले रही है। पार्टी का कहना है कि इससे नेतृत्व को जमीनी स्तर पर लोगों का मूड और जमीनी स्तर पर स्थितियों का पता लगाने में मदद मिलेगा। मौजूदा विधायकों या लोकसभा सदस्यों या यहां तक के पिछले चुनावों के इच्छुक उम्मीदवारों के प्रदर्शन का भी पता चलेगा। सर्वे रिपोर्ट के बाद बीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। दोस्तों रुक करते हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनएस से अजीत डोभाल की अहम बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्रालय के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और ये बैठक आंतरिक सुरक्षा समीक्षा के मुद्दे पर हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से कश्मीर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले एनएस अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक की थी और इस बैठक में उनके साथ रॉ के अधिकारी भी मौजूद थे। ये बैठक भी जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा को लेकर ही थी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के केस बढ़ने के बाद इस बैठक को अहम माना जा रहा है। हो सकता है कि मोदी सरकार इस मामले पर कोई बड़ा कदम उठाए। घाटी में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं की जानकारी एक हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गृह मंत्री अमित शाह को दे दी थी और ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रॉ प्रमुख की ये मीटिंग
मीटिंग बेहद अहम थी। हालांकि उस वक्त मीटिंग का मकसद क्या रहा, इस बात को लेकर आधिकारिक सूत्रों की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में आज फिर अजीत डोभाल गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पर बैठक में अमित शाह ने कहा कि गोलियों का जवाब गोलियों से दें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 5 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर हुई बैठक में कड़े रुख को देखते हुए सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी के मुताबिक 3 जून से अब तक 14 आतंकियों को मारा गया है। बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने गोली का जवाब गोली से देने को कहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान ने बनाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, चीन की राजधानी बीजिंग तक मचा सकती है तबाही। जी हां दोस्तों, चीन की धमकियों से जूझ रहे ताइवान ने ड्रैगन के खतरे से निपटने के लिए स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यून फेंग बनाने में सफलता हासिल कर ली है और ये मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग तक तबाही मचाने में सक्षम है। ताइवान के विधायी सभा के अध्यक्ष यू सी कून ने इस मिसाइल का हवाला देकर चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ताइवान पर हमला करने से पहले चीन 2 बार सोच ले। यू ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब चीन और ताइवान के बीच समुद्री इलाके पर ड्रैगन ने अपनी संप्रभुता का दावा किया है। चीन ने पहली बार यह दावा किया कि ताइवान स्ट्रेट एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नहीं है। ताइवान ओवरसीज नेटवर्क के समक्ष दिए अपने भाषण में यू सी कून ने ताइवान चीन के खिलाफ अपनी गुप्त मिसाइल का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ताइवान अपनी सेना को सुपर पावर चीन से होने वाली किसी जंग से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेल्थ इमरजेंसी घोषित होगा मंकी पॉक्स। WHO ने 23 जून को बुलाई आपातकालीन बैठक। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा कि वो 23 जून को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि दुनिया में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए या फिर नहीं। WHO ने कहा है कि वो जल्द ही इस बात की पुष्टि करेगा कि मंकी पॉक्स एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है या नहीं। बता दें कि 2020 की शुरुआत में जब कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा था, तब उसे भी WHO द्वारा 30 जनवरी 2020 को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप असामान्य और चिंताजनक है। इस कारण से मैंने अगले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत आपातकालीन समिति बुलाने का फैसला किया है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि यह प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है या नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के खिलाफ बनानी होगी नई रणनीति। वार्ता की आड़ में ड्रैगन भारत के पड़ोस में सेंध लगाकर घेराबंदी में जुटा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अपने हरकतों से सुधरने के लिए तैयार नहीं है और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए पिछले 10 साल से चल रही वार्ता हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गई है। ऐसा उदाहरण दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। रिश्ते सुलझाने के बजाय वार्ताओं के दौर के साथ और ज़्यादा ही उलझते गए और दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए स्थापित व्यवस्था के तहत पिछली बैठक भी बेनतीजा रही। जनवरी 2012 से शुरू हुए वार्ता के इस सिलसिले में ये 24वीं कड़ी थी और पिछले हर दौर की तरह इस बार भी वार्ता इसी सहमति के साथ समाप्त हुई है कि इस वार्ता के सिलसिले को जारी रखा जाए और दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच भी 25 दौर की वार्ता हो चुकी है और ये भी बेनतीजा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की दलील है कि चूंकि सीमा विवाद बहुत पेचीदा है तो उसे किनारे रखकर दोनों देशों को आर्थिक, व्यापारिक और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए। वहीं भारत सरकार का कहना है कि भारत की ज़मीन पर कब्जा करके चीन ने खुद ही सीमा विवाद को पेचीदा बनाया है। एक और वो बातचीत का दिखावा कहता है तो दूसरी ओर कब्जाई भूमि की किलेबंदी करके आगे की भूमि पर दावा करता रहता है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीनी सेना की नई आक्रामकता इसी रणनीति का हिस्सा है। यही कारण है कि भारत इस पर अड़ा है कि जब तक चीन मई 2020 की यथास्थिति पर नहीं लौटता तब तक उसके साथ किसी और विषय पर कोई बात नहीं होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर बरस रहे हैं। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में मारे गए राजस्थान के बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या का बदला ले लिया है। देश के वीर जवानों ने शोपियां में एक मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान जान मोहम्मद लोन के तौर पर हुई है, जो कथित तौर पर कुलगाम जिले में हाल ही में की गई बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के मामले में शामिल था। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बल के शोपिया जिले के
कांचूलर में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू करने के बाद बल और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई है। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए एक आतंकवादी की पहचान जान मोहम्मद के तौर पर हुई है, जो कथित तौर पर कुलगाम जिले में हाल ही में की गई बैंक प्रबंधक की हत्या के मामले में शामिल था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को 4 साल बाद सीएपीएफ और असम राइफल में भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूरदर्शी और स्वागत योग्य निर्णय है। इसीलिए इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का ऐलान 14 जून 2022 मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। जब वो नौकरी से मुक्त होंगे तो उन्हें सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले वीरों को अग्निवीर कहा जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।